काले रंग की हुडी, काली कॉम्बैट ट्राउजर्स और ऑलिव बॉम्बर जैकेट पहने 10 पैरा एसएफ का एक कमांडो रोज की तरह अपने लोहे की कुर्सी पर बैठा हुआ है। अभी 1 घंटे पहले ये कमांडो अपनी यूनिट के 5 साथियों के साथ इस सीक्रेट बेस पर लौटा था और अब इस हड्डियां गलाने वाली ठंड में लोहे की कुर्सी पर बैठे बैठे किसी नए मिशन के ऑर्डर्स मिलने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अभी 1 महीने पहले ही 23 वर्ष का हुआ ये जवान कमांडो खाली बैठा बैठा अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा है। दिन में कम से कम एक बार अपनी फेसबुक प्रोफाइल चेक करना और देश दुनिया की न्यूज पढ़ना इस कमांडो के रूटीन का हिस्सा था। आज की दोपहर जब ये अपने फोन पर न्यूज फीड चेक करता है तो इसकी आंखों के सामने इसके अपने ही गृह राज्य की तस्वीरें आ जाती हैं, जिनमें हरियाणा के जाट रिजर्वेशन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कहीं सड़कों पर जाम लगा रहे हैं, कहीं पटरियों पर ट्रेन को रोक रहे हैं तो कहीं कहीं दंगे भी कर रहे हैं। दूसरी तस्वीरें जो इसके मोबाइल फोन पर आ रही हैं वो दिल्ली स्थित जेएनयू की हैं, जहां पिछले 10 दिनों से छात्र आतंकी अफजल गुरु की तीसरी बरसी के चलते विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगा रहे हैं। अपने ही देश की इस प्रकार की खबरें पढ़ ये भारतीय फौजी थोड़ा व्यथित हो उठता है और फिर अपनी फेसबुक प्रोफाइल चेक करने लगता है। कुछ मिनट बाद अपनी एक सेल्फी लेता है और उसे फेसबुक के ऊपर डाल देता है, लेकिन बात जब फोटो के ऊपर कैप्शन डालने की आती है तो ये कमांडो सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद लिखता है, किसी को रिजर्वेशन चाहिए तो किसी को आजादी, भाई हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, बस अपनी रजाई। 24 घंटे बाद इस कमांडो की ये फेसबुक पोस्ट पूरे देश में वायरल होने वाली थी। देश के हर छोटे बड़े न्यूज चैनल और अखबार में ये पोस्ट उसकी सेल्फी के साथ छपने वाली थी। 48 घंटों के अंदर अंदर पूरा देश 10 पैरा एसएफ के इस 23 वर्षीय कमांडो को कैप्टन पवन कुमार के नाम से जानने वाला था। 2 घंटे बाद कैप्टन पवन कुमार की लोकेशन से 40 किलोमीटर दूर 10 पैरा एसएफ के मेन बेस पर उनके टीम लीडर मेजर तुषार सिंह तोमर का फोन बजने लगता है। उनके फोन पर श्रीनगर के 15 कोर हेडक्वार्टर से कॉल आ रही थी, जिसमें बुरी तरह घबराई हुई एक आवाज उन्हें बताती है कि दोपहर के 4:20 पर पंपोर में कुछ आतंकी सीआरपीएफ की एक बस पर हमला करने के बाद J&K एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि JKEDI के कैंपस में घुस गए हैं, जहां इस समय 100 से ज्यादा कश्मीरी सिविलियंस भी मौजूद हैं। हड़बड़ी में कॉल काटने से पहले 15 कोर का यह ऑफिसर मेजर तुषार सिंह तोमर से कहता है, जल्दी अपनी टीम को ले पंपोर पहुंचो, यहां सिचुएशन किसी भयानक सपने से कम नहीं है। जय मां भारती। 20 फरवरी 2016 को पंपोर में सीआरपीएफ की बस के ऊपर हुए इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 आदमी हेड कांस्टेबल भोला प्रसाद और कांस्टेबल आरके रैना वीरगति को प्राप्त हुए थे, जबकि सीआरपीएफ के कई जवान घायल हो गए थे। बस के ऊपर हमला करने के बाद ये आतंकी पास से स्थित JKEDI की बिल्डिंग में जाकर छुप गए थे, जहां जम्मू कश्मीर के कोने कोने से सिविलियंस एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि अपना खुद का एक बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस प्रकार की पढ़ाई करने वीकेंड्स पर आया करते थे। और इस शनिवार को भी इस बिल्डिंग के अंदर 100 से ज्यादा सिविलियंस मौजूद थे। जब भी किसी ऑपरेशन में सिविलियंस इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फोर्सेस के लिए अपना काम करना कई गुना ज्यादा मुश्किल हो जाता है और ऐसे में पैरा एसएफ को समन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता। उधर अवंतीपुरा में अपना फोन नीचे रखते ही मेजर तुषार सिंह तोमर अपने 2 स्क्वाड्स को जल्द से जल्द पंपोर पहुंचने का ऑर्डर दे देते हैं। इनमें से एक स्क्वाड तो कुलगाम में पेट्रोलिंग कर रहा था, जबकि दूसरा स्क्वाड शोपियां में था, जिसको कैप्टन पवन कुमार लीड किया करते थे। 23 वर्षीय कैप्टन पवन कुमार का जन्म हरियाणा के जींद जिले में स्थित एक छोटे से गांव में हुआ था। वो अपने माता पिता की एक लौती संतान थे और जब से उन्होंने होश संभाला था आर्मी में जाने के अलावा कोई दूसरा सपना नहीं देखा था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद एनडीए का एग्जाम क्लियर किया, अकेडमी में एक ऑलराउंड कैडेट रहे और ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें 7th डोगरा रेजिमेंट में कमीशन कर दिया गया। लेकिन कैप्टन पवन कुमार तो एनडीए के दिनों से ही पैरा एसएफ में जाने के सपने देख रहे थे और उनका यह सपना अप्रैल 2015 में पूरा हो जाता है, जब उन्हें 10 पैरा एसएफ में सेलेक्ट कर लिया जाता है। मैरून बैज पहनते ही कैप्टन पवन कुमार अपने सीओ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन्हें कश्मीर में पोस्टिंग देने का आग्रह करते हैं। असल में कैप्टन पवन कुमार जानते थे कि यदि कश्मीर में सर्व नहीं किया तो पैरा एसएफ में आना बेकार है। वो एक्शन के आसपास नहीं बल्कि उसके बीचों बीच रहना चाहते थे।
कश्मीर आने के कुछ महीनों में ही कैप्टन पवन कुमार एक के बाद एक कई सफल काउंटर टेरर ऑपरेशंस को खुद लीड कर चुके थे। जैसे कि 3 अक्टूबर 2016 को पुलवामा में हुआ एक ऑपरेशन जिसमें 3 आतंकी मारे गए थे। कश्मीर आने के बाद से इस दिन तक केवल एक हफ्ता छोड़ कैप्टन पवन कुमार ने एक भी छुट्टी नहीं ली थी। एक भी दिन ऐसा नहीं गया था जब कैप्टन पवन कुमार आतंकियों की तलाश करने अपने बेस से बाहर ना निकले हों। मैसेज मिलते ही कैप्टन पवन कुमार अपने स्क्वाड को इकट्ठा होने के लिए कहते हैं और भारी बारिश के बीच मेजर तुषार और तीसरे स्क्वाड के साथ पंपोर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पंपोर में प्रवेश करते ही स्थानीय लोगों की भीड़ हाथों में पत्थर लिए 10 पैरा एसएफ के इन तीनों स्क्वाड्स का खूब स्वागत करती है। अपने ही देश में अपनी ड्यूटी करते हुए अपने ऊपर पत्थर बरसते देखना कैप्टन पवन कुमार के लिए कोई नई बात नहीं थी। अभी पिछले महीने ही एक ऑपरेशन के लिए पुलवामा जाते हुए भी कैप्टन पवन कुमार और उनके साथियों के ऊपर लोकल्स ने खूब पत्थर बरसाए थे। एक पत्थर तो कैप्टन पवन कुमार के मुंह पर आकर लग गया था, जिसकी वजह से उनके आगे के 3 दांत पूरी तरह टूट गए थे। लेकिन फिर भी सर से पैर तक लदा ये भारतीय कमांडो, जिसके खाली हाथ भी किसी घातक हथियार से कम नहीं थे, चुपचाप ही आगे बढ़ता रहा था। अपना पूरा मुंह लहूलुहान हो जाने के बाद भी ये बात कैप्टन पवन कुमार ने अपने टीम लीडर को नहीं बताई थी और बिना कोई दवाई या इंजेक्शन लिए पुलवामा ऑपरेशन पूरा किया था। और आज 20 फरवरी 2016 की शाम भी कैप्टन पवन कुमार पत्थर फेंकती भीड़ को चीरते हुए जेकेईडीआई की बिल्डिंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। काफी दूर से ही उन्हें ऑटोमेटिक राइफल्स और ग्रेनेड्स के धमाकों की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जो हर बढ़ते कदम के साथ तेज होती जा रही थी। जैसे ही पैरा एसएफ के स्क्वाड्स बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनकी मुलाकात सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल्स और जेएंडके पुलिस एसओजी के ऑफिसर्स के साथ होती है, जो बिल्डिंग में फंसे सिविलियंस को बाहर कैसे निकाला जाए इसके ऊपर विचार विमर्श कर रहे थे। लोकेशन पर पहुंचते ही मेजर तुषार को समझ में आ जाता है कि 15 कोर का वो ऑफिसर इतना ज्यादा क्यों घबराया हुआ था, इस दृश्य को एक भयानक सपने जैसा क्यों बता रहा था। असल में सीआरपीएफ की बस पर हमला करने के बाद ये आतंकी सिविलियन से भरी जेकेईडीआई की बिल्डिंग में घुस गए थे और टॉप फ्लोर पर अपनी पोजीशंस ले चुके थे। टॉप फ्लोर पर होने की वजह से इनके पास एक सॉलिड कवर तो था ही, लेकिन एक बहुत ही अच्छा वेंटेज पॉइंट भी था, जहां से वो भारतीय फौजियों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग के साथ साथ ग्रेनेड्स भी बरसा रहे थे। दूसरी तरफ भारतीय फौज की दुविधा ये थी कि सिविलियंस बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए थे, इसलिए वो ना ही इन आतंकियों की तरह अंधाधुंध फायरिंग कर सकती थी और ना ही ग्रेनेड्स का इस्तेमाल। काफी देर तक फायरिंग करने के बाद जैसे ही आतंकी कुछ सेकंड्स का एक ब्रेक लेते हैं तो सीआरपीएफ की एक टीम बिल्डिंग के अंदर घुसना शुरू कर देती है। इस बात से पूरी तरह अनजान के आतंकी ने ऊपर से देख रहे हैं सीआरपीएफ के जवान जैसे ही मेन बिल्डिंग की लॉबी में घुसते हैं, ऊपर से एक आतंकी इनकी दिशा में ग्रेनेड फेंक देता है, जिसके धमाके से सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हो जाते हैं और इसके साथ ही इस ऑपरेशन में अब तक की पहली इंडोर फायर फाइट शुरू हो जाती है। इस फायर फाइट के कारण जो डाइवर्जन क्रिएट होता है उसका फायदा उठा सीआरपीएफ की कई और टीम्स बिल्डिंग के दूसरे प्रवेश मार्गों से अंदर घुसने लगती हैं और सिविलियंस को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं, जो उस समय तक भारतीय फौज की सबसे पहली प्राथमिकता थे। जहां एक तरफ सीआरपीएफ की एक टीम आतंकियों को एंगेज करके रखती है तो वहीं दूसरी टीम सिविलियंस को बाहर निकालती रहती है। कुछ ही मिनटों में ज्यादातर सिविलियंस को बिना एक खरोंच सकुशल बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया जाता है। उधर कैप्टन पवन कुमार जेकेईडीआई की इस बिल्डिंग का बड़े ही गौर से मुआयना करने लगते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि आतंकी उनसे कहीं ज्यादा एडवांटेज की स्थिति में है और ऊपर अभी भी कुछ सिविलियंस के अंदर होने का मतलब था कि यह एनकाउंटर बड़ी ही आसानी से एक हॉस्टेज सिचुएशन में भी बदल सकता था। इसीलिए फौज के सीनियर ऑफिसर्स ये निर्णय लेते हैं कि अब अगला ऑफेंसिव एक्शन सूरज की पहली किरण निकलने के साथ ही लिया जाएगा। लेकिन कैप्टन पवन कुमार को यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो मेजर तुषार को साइड में ले जाकर उनसे कहते हैं, सर हम पूरी रात वेस्ट नहीं कर सकते, मैं बिल्डिंग की रैकी करने जा रहा हूं, हम इस ऑपरेशन को खत्म कर सकते हैं। मेजर तुषार सिंह तोमर थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। कैप्टन पवन का यह प्रस्ताव बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि बिना आतंकियों की नजर में आए बिल्डिंग के अंदर घुसना लगभग असंभव था। लेकिन कैप्टन पवन कुमार उन्हें समझाते हुए कहते हैं, सर जरा सोचिए, जब रात के अंधेरे में अंदर घुसना इतना मुश्किल है तो दिन के उजाले में यह आसान कैसे हो जाएगा। दिन में जानी नुकसान कहीं ज्यादा होगा और वैसे भी हम यहाँ किस लिए आए हैं, इंतजार करने।
मेजर तुषार को भी लगने लगता है कि कैप्टन पवन की बात में दम तो है और इसीलिए वो उनको अपने स्क्वाड के साथ बिल्डिंग के अंदर घुस के असॉल्ट करने की परमिशन दे देते हैं। कैप्टन पवन कुमार तुरंत अपने 5 कमांडोज को एक बख्तरबंद गाड़ी के पीछे इकट्ठा करते हैं और ऊपर से बरसती हुई गोलियों के बीच ही उनको ब्रीफ करना शुरू कर देते हैं। बातें करते करते ये कमांडोज रेकी और असॉल्ट के लिए आवश्यक गियर भी पहनने लगते हैं। सबसे पहले हर कमांडो अपनी बैलिस्टिक जैकेट और दस्ताने पहनता है और फिर अपनी AN/PVS-14 नाइट विजन डिवाइसेस को हेलमेट पर स्ट्रैप कर लेता है और आखिर में हर पैरा कमांडो अपने प्रमुख वेपन कोल्ट M4 कार्बाइन और उसमें लगने वाली मैगजीन्स को चेक करता है। पैरा SF अपना प्लान CRPF, RR और SOG के साथ भी शेयर करती है और बैकअप फोर्सेस बिल्डिंग के बाहर एक पेरीमीटर बना अपनी अपनी पोजीशंस ले लेती हैं। बैटल गियर से लेस मेजर तुषार भी अपने स्क्वाड के साथ इस घेरे में पोजीशन ले लेते हैं और अपनी नाइट विजन डिवाइस से कैप्टन पवन कुमार के ऊपर नजर रखने लगते हैं। वो देखते हैं कि इतनी भीषण गोलीबारी के बीच भी कैप्टन पवन कुमार बड़ी ही शांति और सावधानी से बिल्डिंग की परिक्रमा कर रहे हैं। बिल्डिंग का एक पूरा चक्कर लगाने के बाद कैप्टन पवन कुमार अपना असॉल्ट प्लान मेजर तुषार के साथ वायरलेस पर शेयर करते हैं। कैप्टन पवन कुमार मेजर तुषार को बताते हैं कि वो इस ऑपरेशन को फ्लोर बाय फ्लोर एग्जीक्यूट करेंगे और इसकी शुरुआत टॉप फ्लोर से की जाएगी। कैप्टन पवन कुमार जानते थे कि मेन लॉबी से तो बिल्डिंग के अंदर घुसने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए वो बिल्डिंग की पिछली तरफ इमरजेंसी के लिए बनाई गई सीढ़ियों का इस्तेमाल करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद अपने हर स्क्वाड मेंबर की आंखों में आंखें डाल अपना सर हल्का सा हाँ में हिलाते हुए कैप्टन पवन कुमार बहुत ही धीरे से अपने ईयरपीस में बोलते हैं, गिव मी सम कवर फायर। बिल्डिंग के बाहर घेरा बनाए बैठे फौजी टॉप फ्लोर की तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग ओपन कर चुके थे और तभी कैप्टन पवन कुमार अपने स्क्वाड के साथ बिल्डिंग के पीछे से इमरजेंसी स्टेज चढ़ते हुए चौथी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। रिकॉन खत्म हो चुकी थी और अब ये प्लान एक स्टैंडर्ड ड्रिल था जिसके तहत कैप्टन पवन के स्क्वाड को ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए हर फ्लोर को अत्यंत सावधानी के साथ क्लियर करना था। अभी कैप्टन पवन चौथी से 5वीं मंजिल पर जाने के लिए आधी सीढ़ियां ही चढ़ पाते हैं कि तभी मेजर तुषार वायरलेस पर कहते हैं, पवन, आतंकियों ने अचानक ही फायरिंग बंद कर दी है। अब उनका ध्यान बिल्डिंग के फ्रंट पर है या कहीं और, ये कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए मेरे भाई बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना। इस मैसेज को कॉपी करने के बाद कैप्टन पवन और भी ज्यादा धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगते हैं। ऊपर चढ़ने के साथ साथ कैप्टन पवन कोई भी ऐसी आवाज या ऑडियो क्लू सुनने का प्रयास करते हैं जो उन्हें आतंकियों की लोकेशन का आइडिया दे सके। चंद आखिरी सीढ़ियां चढ़ते 6 कमांडो एक चबूतरे पर आ पहुंचते हैं जहां से एक दरवाजा टॉप फ्लोर की तरफ जा रहा था। कैप्टन पवन कुमार सांसें रोक अपने कान को दरवाजे पर लगाते हैं लेकिन उन्हें सन्नाटे के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता। इस समय तक बिल्कुल घुप अंधेरा हो चुका था और 10 पैरा SF के कमांडोज अपने वेपन्स को रेडी टू फायर पोजीशन में लिए दरवाजे के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। ये सब कमांडोज अच्छे से जानते थे कि इस समय उनके और गोलियों के बीच केवल एक सांस लेने जितनी दूरी भी नहीं रह गई है। एंटरिंग फ्लोर नाउ। जैसे ही कैप्टन पवन कुमार अपने ईयरपीस में ये फुसफुसाते हैं, उनका एक साथी दरवाजे को खोल देता है और सभी कमांडोज एक एक कर दरवाजे के दूसरी तरफ संकरे से कॉरिडोर में प्रवेश कर जाते हैं। इस कॉरिडोर के अंत में 2 दरवाजे थे जो 2 कमरों से जुड़े हुए थे और आतंकी इन दोनों में से किसी एक दरवाजे के पीछे हैं या फिर दोनों के, ये बता पाना असंभव था। अब पैरा SF के पास एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की कोई एडवांटेज नहीं रह गई थी। उनको हर हालत में एक एक कर दोनों रूम्स को क्लियर करना ही था। इसके अलावा इस ऑपरेशन को पूरा करने का और कोई रास्ता नहीं था। कैप्टन पवन कुमार एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए अपने स्काउट को वो दरवाजा तोड़ने का आदेश देते हैं। स्काउट आगे बढ़कर कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं टूट पाता कि तभी कैप्टन पवन तेजी से आगे बढ़ते हैं और जोर से दरवाजे पर एक एक मार देते हैं। जैसे ही धड़ाम कर दरवाजा खुलता है, कमरे के अंदर से ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। गोलियों से बचने के लिए कैप्टन पवन बिजली की फुर्ती से हेड रोल मारते हैं और कमरे के अंदर घुस जाते हैं और अब गोलियां बरसा रहे उस आतंकी से केवल 2 मीटर की दूरी पर होते हैं। बुरी तरह घबरा चुका आतंकी एक बार फिर अपनी राइफल के ट्रिगर को दबा देता है और इस बार कैप्टन पवन को 2 गोलियां लग जाती हैं, एक उनके कंधे में और दूसरी बाईं छाती में। लेकिन इससे पहले कि वो आतंकी तीसरी बार अपना ट्रिगर दबा पाता, कैप्टन पवन कुमार का हाथ उसकी राइफल की नली पर होता है और इस बार वो आतंकी से पहले अपना ट्रिगर दबा देते हैं। यह आतंकी वहीं खड़ा खड़ा रेत की बोरी की तरह ढह जाता है।
वायरलेस पर गोलियों की आवाज सुन रहे मेजर तुषार को जैसे ही पता चलता है कि कैप्टन पवन को गोलियां लग चुकी हैं, वो उनको पीछे आने और दूसरे कमांडोज को आगे जाने देने का आदेश देते हैं। लेकिन कैप्टन पवन कहते हैं कि अब उनके पास वेंटेज पॉइंट है और उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अभी उनका ये वाक्य पूरा भी नहीं हो पाता कि कमरे के अंधेरे को चीरती हुई कई और गोलियां उनकी तरफ आती हैं और उनके शरीर के आर पार हो जाती हैं। इस समय पर कैप्टन पवन कुमार के स्क्वाड के 2 कमांडो सबरमल बालाजी और नायक सिंह उन्हें पीछे खींचना शुरू कर देते हैं। अत्यधिक खून बहने के कारण कमजोर पड़ रहे कैप्टन पवन कुमार अभी भी उनका विरोध करते हैं, वापस जाने से मना करते हैं, लेकिन हर बीतते क्षण के साथ उनका ये विरोध कमजोर पड़ता जाता है। असल में वो गोली जो कैप्टन पवन कुमार की छाती पर लगी थी, अपने साथ इस कमांडो के दिल का एक टुकड़ा उड़ा ले गई थी और यही कारण था कि उनका खून किसी झरने की तरह बह रहा था। जितनी देर में सबरमल बालाजी और नायक सिंह कैप्टन पवन कुमार को ले नीचे पहुंचते हैं, मेजर तुषार भी अपने स्क्वाड के साथ इमरजेंसी स्टेयर्स तक पहुंच जाते हैं। इतनी सारी गोलियां लगने के बाद, इतना खून बहने के बाद भी तेजी से बेहोश हो रहे कैप्टन पवन कुमार मेजर तुषार के कान में फुसफुसाते हैं, सर अंदर और बंदे हैं। मेजर तुषार आज भी उस दृश्य को याद करते हुए कहते हैं, वो बहुत ही भीषण स्तर का क्लोज क्वार्टर एंगेजमेंट था। पवन उनसे बस 2 मीटर की दूरी पर था, गोलियों से बचने का कोई रूम ही नहीं था। अगर उसके और आतंकियों के बीच 5 मीटर की दूरी भी रही होती तो वो खुद को बचा लेता, लेकिन वो गोलियां लगने के बाद भी लड़ता रहा। जो उसने किया वो बहादुरी से कहीं ज्यादा था। बहादुरी के साथ साथ कैप्टन पवन कुमार ने इस ऑपरेशन को बिल्डिंग के अंदर पैर जमाने का एक मौका भी दे दिया था। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण टैक्टिकल कदम था जिसके ऊपर अब आगे के पूरे ऑपरेशन को प्लान और एग्जीक्यूट किया जाना था। कुछ ही देर में एक एम्बुलेंस कैप्टन पवन कुमार को श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल ले जाने के लिए वहां आ जाती है। जिस समय कैप्टन पवन कुमार को स्ट्रेचर के ऊपर लिटाया जा रहा था, उस समय भी बेहोशी की हालत में हकलाते हुए वो अपने टीम लीडर के कान में कहते हैं, जाओ सर, यहाँ मत खड़े रहो, अंदर जाकर चालू कर दो। अंदर और बंदे हैं, 1-2 और हैं। एक बंदा इस साइड पर पड़ा है, 2 बंदे अंदर निकल गए हैं। कुछ घंटे बाद श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल में 21 फरवरी का सूरज निकलने से कुछ ही समय पहले 10 पैरा SF का ये 23 वर्षीय कमांडो अपने प्राण त्याग वीर गति को गले लगा लेता है। उधर पामपोर में कैप्टन पवन कुमार की बहादुरी से मिली एडवांटेज के कारण ऑपरेशन अपने फुल स्विंग में आ चुका था, लेकिन सभी आतंकियों को खत्म करते करते 48 घंटे से ज्यादा का समय लगने वाला था। ऑपरेशन खत्म होते होते स्पेशल फोर्सेस के 2 और कमांडोज कैप्टन तुषार महाजन और लांस नायक ओम प्रकाश भी वीर गति को प्राप्त होने वाले थे। तिरंगे में लिपटे कैप्टन पवन कुमार के पार्थिव शरीर को फूलों से सजे लकड़ी के एक ताबूत में उनके घर भेजने के लिए लिटा दिया जाता है, लेकिन कैप्टन पवन कुमार के गृह राज्य हरियाणा में उनके जाट भाई अभी भी रिजर्वेशन को ले विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। खासतौर पर उनके जिले जींद के चारों तरफ तो काफी बुरा हाल था। आर्मी को लगता है कि ऐसे समय में कैप्टन पवन के पार्थिव शरीर को बाई रोड उनके घर ले जाना किसी विवाद या समस्या को न्योता देना हो सकता है। इसी के चलते इंडियन आर्मी हरियाणा के लोगों से आग्रह करती है कि वो अपने बेटे के पार्थिव शरीर को बिना किसी बाधा के घर ले जाने दें। आर्मी की केवल एक ही अपील पर जिंद के आसपास बंद पड़ी सारी सड़कें कुछ ही घंटों में खाली हो जाती हैं। विरोध कर रहे, सड़कों पर जाम लगाए बैठे, दंगे कर रहे सभी जाट अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। जब तिरंगे में लिपटा कैप्टन पवन कुमार का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचता है तो उनके गांव की ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों से अपार भीड़ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ती है। कैप्टन पवन के पिता श्री राजबीर सिंह ताबूत में लेटे अपने बेटे को, अपनी इकलौती संतान को केवल निहारते ही रहते हैं। उनके बेटे की आंखें बंद थी लेकिन चेहरे पर एक सौम्य सी शांति थी। श्री राजबीर सिंह अपने बेटे के पास नीचे बैठ जाते हैं और बिना कुछ बोले बस उसके बालों को सहलाते रहते हैं। कैप्टन पवन कुमार की माता जी को भी घर से बाहर लाया जाता है। वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए ताबूत तक पहुंच तो जाती हैं, लेकिन अपने बेटे के चेहरे को देखते ही बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। अपनी इकलौती संतान को खो देने वाले फौलादी दिल के राजबीर सिंह उस दिन मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं, जी मेरा तो बस एक ही बच्चा था जिसे मैंने इस देश को दे दिया, इस देश की आर्मी को दे दिया। एक बाप के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात और भला क्या हो सकती है। वहां खड़े मीडिया वाले भी खुद को रोने से नहीं रोक पाते। तेरी राहत के अखियां जाने कैसा कैसा होए जिया, तेरी राहत के अखियां
कैसा कैसा होए जिया धीरे धीरे आंगन उतरे अंधेरा मेरा दीप कहाँ। मैं गर्व हूँ, साथी जब पूरी गर्व है मेरे। अब मेरा बेटा शहीद हुआ है, अकेलौता बच्चा था मेरा। हाँ, एक ही था, अब देश की सेवा करेगा, लेकिन उसने पूरा काम किया अपना। मैं इस पर गर्व है। आजा सांझ हुई मुझे तेरी